हेलो, वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेज। किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन रहने वाला हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके पहले भी अपन ने क्लासें ऑलरेडी 15 से 20 क्लासें हो चुकी हैं और इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वैकेंसी 390 यानी पोस्टें बहुत अच्छी हैं। वैकेंसी के रिगार्डेड अपन और सारी बातें पहले ही कर चुके हैं कि कितने पोस्टें हैं यहाँ पे, कैसे फॉर्म फिल करना है आपको और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कौन से फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे सिर्फ प्रायोरिटी दी गई है, मेल्स को नहीं दिया गया है। डोमिनर सर्टिफिकेट है वो आपका हिमाचल का प्रदेश, यानी इस वैकेंसी से रिलेटेड अपन ने सारे वीडियो बना चुके हैं। वैकेंसी को बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया गया है। अब अपन बात करने वाले हैं कि अब एग्जाम का फॉर्म फिल तो अपन भर रहे हैं और 5 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दिया, लेकिन तैयारी कैसे करना है वो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी की वे में अपन क्या करेंगे, उसको तैयारी करके आपकी एक जो एक होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, जो आपकी जितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सारी की सारी इसी किरोशा एकेडमी के चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। टेस्ट भी आपको देना है जिससे खुद में कॉन्फिडेंस आए कि टेस्ट देने से जैसे सेल्फ इवैल्यूएशन, एक बार आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप टेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपको वो उससे आपको क्या बोलते हैं हेजिटेशन नहीं हो सके। ठीक है ना, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर आपको आते हुए एमसीक्यू हैं वो गलत हो जाते हैं। इसका मेन कारण यही है कि प्रैक्टिस नहीं होने के कारण। तो प्रैक्टिस तो हमेशा मेक बिकम परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जिस दिन से वैकेंसी आई है उस दिन से अपन ने क्लास स्टार्ट कर दी थी और ऐप के अंदर बिल्कुल आपको बहुत ही बढ़िया 2500 के अंदर बहुत शानदार ऐप के अंदर आपको बैच मिलेगा, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल जितने 120 आपके एमसीक्यू आए हैं उन सबको कवर करवाया जाएगा। थ्योरी नर्सिंग प्लस आपको नॉन नर्सिंग भी दोनों के दोनों आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मैक्सिमम फ्रेंड तक जरूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और जो नहीं जुड़े हैं उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्लास को। द फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ए ब्लीडिंग वुंड। ठीक है, जब अपने को कई इंजुरी लग जाती है, ठीक है ना, तो इंजुरी लगते ही अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि इंजुरी लगने के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तब हमेशा याद रखिएगा अपना मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए उस ब्लीडिंग को रोकना। क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या करेगी, आपका हेमरेज हो सकता है और हेमरेज एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कैसे भी करके उस ब्लीडिंग को रोकनी है। तो अपन कैसे रखेंगे इस बात को, ये एमसीक्यू पूछ रहा है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। ये ऑप्शन ये क्या रहने वाला है, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट अपने को क्या करना है, प्रेशर लगाना है जहां से ब्लीडिंग हो रही है। यही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी आपको ऐसा वुंड दिखे जहां से ब्लीडिंग हो रही है, इंजुरी के जस्ट बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए, डायरेक्ट उसके ऊपर स्टेराइल ड्रेसिंग से, अगर है प्रोवाइड है स्टेराइल ड्रेसिंग तो उससे, नहीं तो डायरेक्ट हाथ से भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक बार कैसे भी करके उस ब्लीडिंग को रोकना है। डायरेक्ट प्रेशर लगाने से क्या होगा, डायरेक्ट प्रेशर लगाने से वहां की जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण जो क्लॉट है उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है ना, और ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। यहाँ पे प्रेशर डालने से वो ब्लड जो सप्लाई है वहां पे बंद हो जाएगा और क्लोटिंग को क्या करेंगे, ये क्लोटिंग को प्रमोट करेंगे। ठीक है ना, क्लोटिंग को क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे। कौन सा मेथड आपका, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां देखने को, और ब्लड वेसल्स के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगाने से ब्लड सप्लाई भी यहाँ पे कम होगी, जिससे ब्लीडिंग होने में प्रिवेंशन मिलेगा। तो ये बेसिकली अपना जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट, बिल्कुल करना है, लेकिन ये अपने पास में जो ए ऑप्शन है वो क्या है, इससे ज्यादा बेहतर है। एलिवेटेड वुंड, जी हाँ, एलिवेटेड वुंड को ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात प्रायोरिटी है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है,
हमेशा याद रखिएगा कि अपने को डायरेक्ट प्रेशर लगाना है, देन अपन क्या कर सकते हैं, एलिवेटेड ऑफ द वुंड। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द वुंड, गिव मी दिस, आंसर कीजिएगा। इसमें से कौन सा टाइप नहीं है वुंड का, ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्ट्यूजन की। अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, कॉन्ट्यूजन की अगर मैं बात करूंगा तो ये बेसिकली क्या होती है, कॉन्ट्यूजन के अंदर आपकी इंटरनल इंजुरी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड वेसल से वो आपकी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है। किसके अंदर, कॉन्ट्यूजन। अपन बात करते हैं कि जब भी कभी चोट लगती है तो दो तरह की चोट होती है। एक तो चोट लगती, इंजुरी लगती ब्लीडिंग हो जाती है। एक वो होती है जब इंजुरी लगती, इंजुरी होती ब्लीडिंग नहीं निकलती है, ब्लड बाहर नहीं निकलता, लेकिन अंदर से जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग। यानी किसी को अपन बोलते हैं ना, किसके तो अंदर की चोट लग गई है, आंतरिक जो चोट लग गई है उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज कॉन्ट्यूजन। अब बात में करता हूं लेसिरेशन। ठीक है ना, जब कोई भी इंजुरी किससे हो जाए, इंजुरी बाय द शार्प इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, शार्प इंस्ट्रूमेंट या फिर अपन किसी नीडल्स या फिर जो क्या हो, नीडल से भी इंजुरी हो सकती है, जिनके अंदर क्या हो, ब्लीडिंग प्रेजेंट हो। ठीक है ना, जिनके अंदर क्या हो, डायरेक्ट ब्लीडिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ऐसी इंजुरी को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी इंजुरी को अपन क्या बोलते हैं, लेसिरेशन। तो ये भी एक क्या है, टाइप है। अब बात करता हूं अल्सर। अल्सर बेसिकली क्या होते हैं, अल्सर के अंदर आपके अगर बात करें कि कभी देखते हैं कि काफी लॉन्ग टाइम तक एक पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है ना, वहां पे जो वुंड के बाद पहले की जो स्टेज है वहां पे अल्सर होने लगते हैं, रेड रेड जो आपके रेडनिस कलर के देखने को मिलेगा, या फिर अल्सर आपके इंटेस्टाइनल के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपको प्रॉपर खाने में दिक्कत हो सकती है। अल्सर के कारण आपके लीवर भी फैटी लीवर है, वो भी अल्सर है। तो ये सारे के सारे बात करें तो ये एक क्या नहीं है, आपका वुंड का नहीं है। देन पंचर बेसिकली आपका अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर लगती है उसको भी अपन क्या कहते हैं, वुंड बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों होने वाले हैं, लेकिन अल्सर बेसिकली आपका क्या नहीं रहने वाला है, ये एक वुंड नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं माय डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 100% फीमेल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। फॉर्म भी आपके फिल हो रहे हैं। 5 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट है, तो अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और हमारे साथ में किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर आपको बेहतरीन यहाँ पे प्लान अवेलेबल है। आपको कोर्स परचेज करना चाहिए, मात्र 2500 यानी 2500 के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। कंप्लीट नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का ये HP फास्ट ट्रैक बैच के नाम से आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा। तो किरोशा एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। वहां पे आपको नॉन नर्सिंग भी मिलने वाला है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई उसके लिए सिलेबस बेस्ड यानी क्लास आपके बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। CBT प्लस जो आपके नर्सिंग MCQ हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके बाद में आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। इस आपको कोर्स परचेज करने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, फुल कोर्सेज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी के अंदर। तो इसलिए आप कांटेक्ट कीजिएगा 8740093133 के ऊपर और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। और भी कोई इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी हर एक समस्या, आपके हर डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। तो जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। बेड सोर आर कॉज्ड बाय द लोकेलाइज, ठीक है ना, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। बेड सोर बेसिकली अपन बात करते हैं किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
जो लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं आईसीयू के अंदर देखते हैं अपन कि 24-24 घंटे तक वो एक ही पोजीशन के अंदर रह रहे हैं, 48 घंटे हो गए तो भी एक पोजीशन के अंदर रह रहे हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो बोनी प्रोमिनेंट, मोस्टली अगर बात की जाए बेड सोर कहाँ होते हैं, आपके मोस्ट बोनी प्रोमिनेंट एरिया के अंदर, ठीक है ना, और वो किसके कारण होता है, प्रेशर के कारण, ठीक है ना, प्रेशर के कारण। और मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली आपके देखने को मिलता है बोनी प्रोमिनेंट एरिया के ऊपर, ठीक है ना, बोनी प्रोमिनेंट एरिया। अगर आपसे पूछे कौन सा रहने वाला है सबसे मोस्ट बोनी प्रोमिनेंट एरिया, सेक्रम इज द मोस्ट बोनी प्रोमिनेंट एरिया, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, प्रेशर के कारण, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक सेम पोजीशन के कारण, ठीक है ना, सेम पोजीशन ऑफ पेशेंट, इसके कारण आपका क्या होगा, वहां पे टिश्यू ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होने के कारण वहां पे क्या देखने को मिलेंगे, टिश्यू नेक्रोसिस या फिर टिश्यू नेक्रोसिस, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चीमिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्चीमिया। और यही अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है कि बेड सोर आज कॉज्ड बाई, तो बेसिकली क्या रहता है, लॉन्ग टर्म पेशेंट बेड रिडन के कारण पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है, इसके कारण पोजीशन चेंज होने की, एक ही पोजीशन सेम पोजीशन के कारण एक ही जगह पे बार बार प्रेशर ज्यादा लगने के कारण वहां पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंटरप्ट होती है, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने के कारण वहां के टिश्यू क्या हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इश्चीमिया। इश्चीमिया बेसिकली लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऐसे टिश्यू जहां पे ऑक्सीजन की कमी के कारण वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इश्चीमिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहने वाला है, नॉट फॉर ए कॉन्टिजन नॉट ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेसिकली अपन हैंड वॉशिंग करते हैं तो बेस्ट मेथड रहता है आपका फ्रिक्शन, एक्सेसिव हीट के कारण नहीं होता है, एक्सेसिव हीट से तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बर्न के अंदर चला जाएगा, वहां पे अपने को बेड सोर की चीज नहीं देखने को मिलेगी, ज्यादातर क्या होगा, इस्चीमिया इज द मेन कॉज्ड में। बेसिकली यहाँ पे बेड सोर क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी प्रॉपर नहीं होने के कारण, टिश्यू नेक्रोसिस के कारण इश्चीमिया हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेड सोर। इसको अपन ने मेनली 4 स्टेप के अंदर डिवाइडेड किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डिग्री के अंदर आपका ओनली फॉर स्किन इंटैक्ट रहता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं आपका रेडनेस या फिर स्वेलिंग देखने को मिलेगा और पेनफुल हो भी सकता है, नहीं भी। सेकेंड डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्वमेंट होंगे और मोस्ट पेनफुल कंडीशन यहाँ पे स्टेज होगी कौन सी, आपकी सेकेंड स्टेज ऑफ द बेड सोर। थर्ड स्टेज के अंदर अपन चले जाएं तो थर्ड स्टेज के अंदर बेसिकली आपके क्या देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ में आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू भी क्या होंगे, इन्वॉल्वमेंट होंगे, और ये क्या होगी, पेनलेस कंडीशन होगी, ठीक है ना, ऐसे वुंड क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं। देन अपन फोर्थ कंडीशन के अंदर चले जाए तो क्योंकि थर्ड कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है, नर्व एंडिक्स होने के कारण वहां पे पेन नहीं होता है। फोर्थ कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ स्टेज के अंदर आपके क्या होंगे, बोन्स एंड मसल्स लिगामेंट भी इन्वॉल्वमेंट होंगे, और यहाँ पे अगेन पेनलेस कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पे बोन विजिबल होंगे, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी है बेड सोर के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में, द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ द पॉइजनिंग सब्सटेंस, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। आपके घर में कोई बच्चा है या फिर कोई एडल्ट भी है जिन्होंने जानबूझ के जहर पी लिया है, या फिर किसी बच्चे ने ऐसा सबस्टेंस जिसके अंदर क्या हो, पॉइजन हो, वो खा लिया है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर लेके जाना है। वहां पे क्या होता है, वहां पे उसकी प्रॉपर वॉशिंग होगी, ठीक है ना, सीधी सी बात है, जो पॉइजन गया है अंदर उसको तो क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है ना, एक होता है गैस्ट्रिक गवाज एंड दूसरा होता है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक गवाज की अगर मैं बात करूं, जी फॉर गवाज यानी गिव यानी देना, अपन क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, डाइट देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक गवाज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीडिंग। लेकिन गैस्ट्रिक लवाज मेनली जो आपके कोई भी केमिकल्स, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिकली जो पॉइजन्स हैं, उन्होंने अगर इंटेक कर लिया है, खा लिया है, तो उसको अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं पूरे वुंड को, सॉरी वुंड को क्या, स्टोमक को पूरी तरह से वुंड करते हैं, इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करते हैं, जिसके वो पॉइजन पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैले और उससे अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
फोर्स डायलिसिस की जरूरत नहीं है। इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या फिर गैस्ट्रिक लवाज, बेसिकली इंड्यूस वॉमिटिंग अपने को नहीं करवानी है। गैस्ट्रिक लवाज, क्योंकि इंड्यूस वॉमिटिंग बेसिकली किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, आपकी जो कैरोसिन पॉइजनिंग है, ठीक है ना, जो कैरोसिन पॉइजनिंग है उसके अंदर बेसिकली क्या रहती है आपकी, कैरोसिन पॉइजनिंग के अंदर क्या रहती है, क्योंकि वॉमिटिंग करेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्या हो जाता है, आपका लैरिंक्स फेरिंक्स है वो सारे के सारे अफेक्टेड हो जाएंगे और ज्यादा पॉइजनिंग सीवियर होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कैरोसिन पॉइजनिंग के अंदर क्या होती है, ये गैस्ट्रिक लवाज बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है और वॉमिटिंग नहीं करवानी है। सिक इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ड्रग, ये भी बेसिकली नहीं रहने वाला है। तो ये बेसिकली क्या रहेगा, वॉशिंग करेंगे, ठीक है ना, वॉशिंग या फिर इरिगेशन, ठीक है ना, इरिगेशन ऑफ होल स्टमक। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, पॉइजनिंग, ठीक है, स्टोमक, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, पॉइजनिंग के इफेक्ट को डिक्रीज, पॉइजन के इफेक्ट को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच वाइटल साइन चेंज इज द मोस्ट लाइकली टू इंडिकेटर ऑफ हाइपर टेंशन, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, इसमें से कौन सा है इंडिकेटर जो हाइपरटेंशन को, नैरोइंग ऑफ द पल्स प्रेशर नहीं रहेगा। पल्स प्रेशर बेसिकली क्या रहता है, सिस्टोलिक प्रेशर, सॉरी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। देन अपन बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर नहीं रहने वाला है, डायस्टोलिक प्रेशर एक्सिड, जी हाँ बिल्कुल ये राइट आंसर है। अगर आपका अपन अगर बात करें नॉर्मली 60 अपन क्या मानते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मानते हैं या फिर अपन लास्ट 80 तक मानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए, 80 अपन बेसिकली नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन 90 हो रहा है क्या, नॉर्मल बीपी कितना होगा, नॉर्मल बीपी की अगर मैं बात करूं, ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं तो कितना होता है, 120 तो होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 कितना होता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी 90 आपका क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। इसका मतलब हाइपरटेंशन को ये इंडिकेटेड करेगा। यही अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है कि कौन सा इंडिकेटेड, स्पेशली वाइटल साइंस के अंदर कौन सा इंडिकेटर है ऐसा जो शो करेगा कि इसको पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहने वाला है, डायस्टोलिक प्रेशर एक्सिड फ्रॉम द 90 और इरेगुलर पल्स, बेसिकली यहाँ पे हार्ट रेट से प्रॉब्लम है, ये बेसिकली नहीं शो करेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट इज द थोरिकोसेंटासिस, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। सॉरी, थोरिकोसेंटासिस बेसिकली क्या रहता है, एस्पिरेशन ऑफ द सीएसएफ फ्रॉम द लंबार रीजन। ये बेसिकली अपन क्या करते हैं, एलपी के द्वारा जो अपन अगर न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या फिर सीएसएफ के एग्जामिनेशन के लिए अपन क्या करते हैं, एलपी करके सीएसएफ फ्लूइड को अपन सैंपल के लिए बाहर निकालते हैं। तो ये बेसिकली नहीं रहेगा। पंचर इनटू द प्लूरल कैविटी इज द रिमूवल ऑफ द फ्लूइड, ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। अपने को बेसिकली क्या करना है, लंग्स के चारों ओर जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर जो आपका थोरेक्सिक कैविटी के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसको अपन एस्पिरेट करके जो फ्लूइड निकालता है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, थोरिकोसेंटासिस। यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नॉट फॉर ए रिमूवल फ्रॉम द फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, ये भी नहीं रहने वाला है। इन्फ्लामेशन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, बेसिकली आपके ये एक अलग टर्म से। बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू से पहले से जाने से पहले आपके पास में ऐप के अंदर 25 जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ये शानदार प्लान है कि मात्र 2500 के अंदर ये एमसीक्यू बैच और थ्योरी आपको कंप्लीट मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी तैयारी कर रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए बहुत ही शानदार ये अवसर है। तो जरूर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जा सके। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेशन वाया ट्रेक्योस्टोमी आफ्टर ए लैरिंगेक्टोमी बिकॉज, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन वाया ए ट्रेक्योस्टोमी, ठीक है ना। पेशेंट को क्या हो रखा है, ट्रेक्योस्टोमी, यानी जब लॉन्ग टर्म पेशेंट को जहां अपन ओरली या फिर नोज के द्वारा एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर जो ऑक्सीजन है अपन नहीं दे पाते, उनके लिए लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए ट्रेक्योस्टोमी अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, जिससे प्रॉपर एयरवे को क्लियर करके
ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सके लॉन्ग टर्म, बेसिकली ट्रेक्योस्टोमी, ठीक है। आफ्टर ए लैरिंगोटॉमी, सॉरी लैरिंगेक्टोमी, यानी लैरिंग्स को क्या किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है। लैरिंग्स को बेसिकली क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। अगर लैरिंग्स को ही रिमूव कर दिया गया है तो ह्यूमिडिफाई, जो अपन नेजल कैविटी से जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो बेसिकली नेजल के अंदर ह्यूमिडिफाई का जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल अपने को क्या देना पड़ेगा, ह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा। तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कंटेन मोर वाटर देने की जरूरत नहीं रहेगी। द लोअर एयरवे हिल्स मोर क्विकली इफ ह्यूमिडिफाइड यूटिलाइज्ड, ये भी नहीं रहने वाला। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटेड संक्शनी, या फिर द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, ठीक है। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा कि इन्होंने बोला है कि जो अपन ह्यूमिडिफाइड है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमिडिफाइड जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के पीछे अपना मेनली इन्होंने बोला है कि ट्रेक्योस्टोमी हो रखी है, तो लैरिंगेक्टोमी हो रखी है। इसका मतलब क्या है, आपका द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे। सीधी सी बात है, लैरिंगोटोमी यानी लैरिंग्स को ही रिमूव कर दिया गया, तो कहां होगा अपर और लोअर का कनेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली ह्यूमिडिफायर अपन को क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन अपने को एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे आपके प्रिवेंशन किससे किया जा सकता है, फॉर ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, फॉर ड्राइनेस, ठीक है ना, ड्राइनेस म्यूकोजा। और आपके इंटरनल जो लंग्स के अंदर ये ऑक्सीजन जा रही है, ये ह्यूमिडिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ड्राइनेस के कारण सेल टिश्यू नेक्रोसिस होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो डी ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू द डिसइंफेक्टेंट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है। तो बात कर रहे हैं अपन HIV पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो HIV पेशेंट की जब भी बात की जाए तो ये बहुत ही लो इफेक्ट यानी बहुत ही लो कंसंट्रेशन के साथ में डिसइंफेक्टेंट होते हैं, यानी नो मोर पावरफुल, ठीक है ना, मोर पावरफुल डिसइंफेक्टेंट। इसके लिए बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो बेसिकली क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और अगर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे ब्लड जो नीचे गिरा हुआ होता है उसको हमेशा अपन क्या मानते हैं, कंटामिनेटेड ब्लड मानेंगे, और उस सरफेस को भी अपन किससे क्लीन करेंगे, उसको भी अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड से अपन क्लियर करेंगे। ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जहां पर भी आपको HIV दिखे वहां पे आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, डिसइंफेक्टेंट कौन सा रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। ऐसे बेड लिनन को या फिर अपन ऐसे सरफेस को या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन किससे, आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड से अपने को क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन द बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर, ठीक है। तो बेड सोर अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि बेड सोर क्या है, मोर देन प्रेशर, यानी एक ही सेम पोजीशन बेड रिडन जो लॉन्ग टर्म पेशेंट होते हैं, पोजीशन एक सेम होने के कारण वहां पे पर्टिकुलरली जो बॉडी प्रोमिनेंट एरिया है वहां पे प्रेशर ज्यादा लगने के कारण टिश्यू नेक्रोसिस होता है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने के कारण वहां पे सेल नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस के कारण ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण वुंड बन जाते हैं, जिसको अपन बेड सोर कहते हैं। तो बेसिकली इसका एक ही इलाज रहता है, नेचुरल भी मानो या फिर कुछ भी मानो, लेकिन इसका बेस्ट ट्रीटमेंट अपने पास में रहेगा कि पेशेंट को क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद में पोजीशन चेंज करवानी है, ठीक है ना, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर, ठीक है। अपन ने बात की थी फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपका स्किन क्या होगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, एंड क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपका इन्वॉल्वमेंट होंगे कौन से, आपका डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है ना, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। और थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं, थर्ड स्टेज के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, आपके सबक्यूटेनियस, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वो इन्वॉल्वमेंट होंगे, ठीक है ना।
ये बेसिकली क्या रहेगी आपकी मोर पेनफुल, ठीक है ना, मोर पेनफुल रहेगी। कौन सी? सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूं। ये बेसिकली क्या रहेगी आपकी पेनलेस कंडीशन रहेगी। ये बेसिकली आपकी पेनलेस कंडीशन रहेगी क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स हो जाएगी, ठीक है ना, नर्व एंडिंग्स के कारण। देन अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेज के अंदर। तो फोर्थ स्टेज के अंदर आपके क्या होंगे? बोन एंड मसल्स लिगामेंट, ठीक है ना, बोन एंड मसल्स लिगामेंट जो क्या होंगे? इन्वॉल्व होने वाले हैं। और अगेन ये कंडीशन क्या रहेगी आपकी? पेनलेस कंडीशन रहने वाली है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। तो सी ऑप्शन क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में, फॉलिक कैथेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फॉलिक कैथेटर की नीड कब रहती है? जब बेसिकली आपका क्या रहेगा? यूरिन रिटेंशन, यानी यूरिन प्रॉपर यहाँ पे एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है यूरिन, यानी प्रॉपर जो आपको नॉर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, यूरिथ्रा से अपन डायरेक्टली नॉर्मल पर्सन के अंदर जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट होता है जब भी अपने को अर्ज होती है। देन फॉलिक कैथेटर बेसिकली ऐसे पेशेंट को लगाया जाता है जिनके अंदर क्या हो? यूरिन रिटेंशन, यानी प्रॉपर यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड यूरिन एनुयूरिया। बेसिकली क्या रहता है? लेस देन 100 ml पर डे, यानी एक दिन के अंदर अगर 100 ml से भी कम यहाँ पे यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एनुरिया। एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहने वाला है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्यूमिगेशन ऑफ द लेबोरेटरी इज डन टू द किल, ठीक है ना। फ्यूमिगेशन बेसिकली आपके बैक्टीरिया को किल करने के लिए, यानी जब एनवायरमेंट को अपन क्लीन करने के लिए, ठीक है ना, या फिर डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, टेंट करने के लिए बेसिकली अपन क्या करते हैं? फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है ना, फ्यूमिगेशन करते हैं टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। वायरस एंड रोडेंट्स या फिर फंगस बेसिकली इससे डिसइंफेक्टेड नहीं होने वाले, किल नहीं होने वाले। बैक्टीरिया आपके बिल्कुल किल हो जाएंगे किससे? फ्यूमिगेशन ऑफ द। तो ये आज के सारे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन था कि अपन ने बात करी है कि कौन सा एमसीक्यू एग्जाम के अंदर किस तरह से आता है, और आपको रैशनल भी पता होनी चाहिए, एमसीक्यू से रिलेटेड आपको थ्योरी भी कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए। तो अपन ने सारी आज ये बात करी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये वैकेंसी निकली है उसके अंदर 390 जो पोस्ट है, बहुत अच्छा ये आंकड़ा है। आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमसीक्यू आपको सॉल्यूशन करने चाहिए, और एक सिलेक्शन के मेन दो ही रहते हैं कि जब आपको क्या होनी चाहिए? थ्योरी। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में आप एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, एक ही थ्योरी को 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है, 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ लो, या फिर एक ही रजिस्टर को, या फिर एक ही जो आपके नोट्स हैं उनको आप 10 बार पढ़ लो, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके। और जब चीजें आपकी याद हो जाती हैं तब एग्जाम के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जो कंफ्यूजन नाम की चीज सबसे ज्यादा होती है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। जब आपको आपका कंटेंट याद होता है तब आपका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पे होता है। जब तक चीजें याद नहीं है तब तक लॉट ऑफ कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, और नेगेटिव यहाँ पे एमसीक्यू आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपनी थ्योरी को स्ट्रेंथ करें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस जो अपन यहाँ पे डेली क्लासेस ले रहे हैं उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचा दी जाएगी। और भी कोई भी डाउट्स हो आप इस एकेडमी के जो नंबर दे रखे हैं आपको, उसके ऊपर डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। फिर मिलेंगे अपन एक नए एमसीक्यू धमाकेदार सेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास।